नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के सेशन में हम 24 जून 2026 के करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस तथा कुछ सामान्य अध्ययन की बेसिक इन्फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। ये कक्षा आप लोगों के प्रतिदिन के न्यूज़पेपर्स में आने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ हमने सेलेक्ट करके जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आने लायक सूचनाएँ हैं, उन्हें हमने यहाँ इसमें करंट अफ़ेयर्स के रूप में सम्मिलित किया है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आएगा और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अतुल्यम अकेडमी को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि प्रतिदिन इस तरह की जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले टॉप हेडलाइन से शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण हेडलाइन में विश्व बैंक ने हरियाणा जल सुरक्षा के लिए 4,000 करोड़ रुपए तथा भारत के लिए 1.5 अरब डॉलर की स्वीकृति जारी की है। हरियाणा जल सुरक्षा के लिए कितने करोड़ दिए? 4,000 और भारत के लिए कितने किए? 1.5 अरब डॉलर को मंजूर किया है। एडिनबर्ग यूके में सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांस्य प्रतिमा का क्या किया गया? अनावरण किया गया। भारत ने ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो हैं, उनकी बैठक की मेजबानी की थी। भारत ने ब्रिक्स क्या है? एक भारत, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन का एक समूह है, जिनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी बैठक हुई थी 22 और 23 जून को। 22 और 23 जून को कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर का नेतृत्व किया था। तुषार मेहता लगातार अगले 3 वर्ष के लिए भारत के पुनः सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। महिला हॉकी की अगर हम बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर एफआईएच नेशनल कप प्रतियोगिता 2026 जीती है। एथलेटिक्स की बात करें तो भारत ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में 4 इंटू 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो मध्य प्रदेश की मांडू के खुरासानी इमली को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जो है भारत जो है वो एडीबी एशियाई विकास बैंक के प्राइवेट सेक्टर संचालन का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। एशियाई विकास बैंक के प्राइवेट सेक्टर संचालन का सबसे बड़ा बाजार कौन बनकर उभरा है? भारत बनकर उभरा है। अब हम बात करते हैं वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में भारत ने प्रथम स्थान पर आ गया है और भारत ने ये जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। 2025 में इसकी जो हिस्सेदारी है वो 35.4% है और लक्ष्य से 5 साल पहले ही वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में भारत ने अपना जो निर्धारित लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है। 2024 में इसकी हिस्सेदारी कितनी थी? 30.1% थी। इसका वॉल्यूम कितना है? 2.99 मिलियन ग्रास टनेज। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत MIV 2030 के तहत ये लक्ष्य जो है हासिल किया गया है। ये जो 5 वर्ष पहले जो लक्ष्य हासिल किया गया है, वो किसके संदर्भ में हासिल किया गया है? मैरीटाइम इंडिया विजन अर्थात रसद दक्षता और आधुनिकीकरण की जो टारगेट थे, उस टारगेट में हमने जो लक्ष्य है वो 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। और भारत की जो 97% गतिविधि है वो कहाँ होती है? अलंग में। अलंग सोशिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड कहाँ है? गुजरात में। अलंग सोशिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड गुजरात में। वहाँ भारत की जो है वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण प्रक्रिया जो है उसका केंद्र है और भारत की 97% गतिविधि इस अलंग में ही संपादित होती है। हांगकांग कन्वेंशन HKC 2019 में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग के लिए यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। और ये किसके अधीन काम करता है? जहाजों का पुनर्चक्रण अधिनियम 2019। जहाजों का पुनर्चक्रण अधिनियम 2019। जहाजों का पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 के तहत यह कार्य करता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है कि भारत ने अपना लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। अगर हम परमाणु ऊर्जा के भविष्य की बात करें तो 2025-26 में
में तक 2047 का जो हमारा टारगेट है, तो बजट 25-26 में 47 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के 20,000 करोड़ का आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें 2 प्रकार के मॉड्यूल्स हैं, एसएमआर छोटे मॉड्यूल रिएक्टर्स हैं और पारंपरिक जो रिएक्टर्स हैं वो बड़े रिएक्टर्स हैं। तो हम इन दोनों की आज यहाँ कंपैरेटिव एक जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो छोटे मॉड्यूल हैं एसएमआर मॉड्यूल, ये क्या हैं? परमाणु ऊर्जा के भविष्य हैं और इसी परमाणु ऊर्जा के भविष्य का जो काम है वो हमने लेने का काम किया है। भारत सरकार द्वारा इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। क्षमता कितनी इसकी? 300 मेगावाट है। एसएमआर की क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट है। निर्माण कारखाने में निर्मित मॉड्यूलर, कम समय लगता है इसमें। सुरक्षा बड़ी हुई निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली है इसकी और ईंधन लंबे समय तक अंतराल में ईंधन भरना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। पारंपरिक रिएक्टर में क्या होता है? पारंपरिक रिएक्टर की क्षमता 1000+ मेगावाट, 1000 से अधिक मेगावाट की होती है। इनका निर्माण कहाँ होता है? साइट पर ही निर्माण होता है और निर्माण में भी क्या होता है? लंबा समय लगता है। इसमें क्या होता है? सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां, एक्टिव हर टाइम एक्टिव सुरक्षा प्रणालियों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है और इनमें ईंधन की क्या होती है? लगातार अंतराल पर, निरंतर अंतराल पर हमें क्या करना पड़ता है? ईंधन आपूर्ति करनी पड़ती है। तो जो भारत के स्वदेशी मॉडल है, भारत के 2 स्वदेशी मॉडल इसमें तैयार किए गए। एसएमआर 55 जो कि 55 मेगावाट क्षमता का है, एसएमआर 55 और बीएसएमआर जो 200 मेगावाट का है। ये ध्यान रखना है, एसएमआर 55 मेगावाट और बीएसएमआर 200 मेगावाट का। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर जो हमारा एक चरण है, वो किस प्रकार कदम बढ़े हैं आगे? 1950 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में हमारी परमाणु कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया था और पहले चरण में हम क्या करते थे? पहले चरण में, फर्स्ट चरण में हम दाबित भारी पानी रिएक्टर का उपयोग करते थे। प्राकृतिक यूरेनियम का इसमें इस्तेमाल किया जाता था और इसका उत्पाद क्या था? प्लूटोनियम 239। दूसरे चरण में हमने किस पे? दाबित भारी पानी रिएक्टर से हम शिफ्ट हो गए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर, एफबीआर पर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर। और इसमें ईंधन कौन सा काम लिया जाता है? प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ईंधन काम लिया जाता है और इससे थोरियम से क्या होता है? यूरेनियम 233 प्राप्त किया जाता है। उत्पाद जो है थोरियम से यूरेनियम 233 उत्पाद जो है वो इसमें होता है। तीसरा जो चरण है हमारा वो पूर्णतया किस पे है? थोरियम आधारित रिएक्टर है। इसमें ईंधन किसका इस्तेमाल करेंगे? यूरेनियम 233 और थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहला चरण था हम प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते थे दाबित भारी पानी रिएक्टर के रूप में। फिर हम चरण सेकंड में आए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में। प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ईंधन का हमने प्रयोग किया उसमें किसका प्रयोग किया हमने? थोरियम से यूरेनियम 233। अब हम जो यूज करेंगे तीसरे चरण में वो क्या है? थोरियम आधारित रिएक्टर है, यूरेनियम 233 और थोरियम। भारत में विशाल थोरियम भंडार का उपयोग हम इसमें करने का हमारा क्या है? लक्ष्य है। जो थोरियम के भंडार हैं उनका हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं आसानी से। ऊर्जा भू राजनीति और जमीनी स्तर पर ओजोन संरक्षण की जब हम बात करें तो देखिए भारत का जो है शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है भारत का? रूस बन गया है। 2026 जून 2026 में रूस भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत कितनी पूरी करता है? 85% जरूरत किससे करता है? आयात से पूरी करता है। और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के कारण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी 19 के तहत क्या है? विद्युतीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें जैसे वाहन और उद्योग उत्सर्जन में क्या होता है? NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो हैं वो इसमें क्या करते हैं? जमीनी स्तर पर जो ऑक्सीजन प्रदूषण है उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? वाहन और उद्योग से उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। उन तीनों से जमीनी स्तर पर क्या होता है? हानिकारक ओजोन जैसा द्वितीय संदूषक का जन्म होता है। जबकि यही जब समताप मंडल में बात करते हैं तो समताप मंडल में क्या करती है? ये ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर की जो है ओजोन रक्षा करती है और
जमीनी स्तर पर ओजोन फेफड़ों व फसल को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। जमीनी स्तर पर ये नुकसान पहुंचाती है। तो गुड ओजोन की बात करें, अच्छी ओजोन की बात करें तो वो क्या करे कि जो समताप मंडल के का जो मध्यवर्ती भाग है, वहाँ ओजोन परत के रूप में एक 50 किलोमीटर 10 से 50 किलोमीटर के मध्य, जिसमें ओजोन की सर्वाधिक जो सघनता है वो 25 से 35 किलोमीटर के मध्य मिलती है ऊंचाई पर। वहाँ ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन ये जमीन पर जब ओजोन आता है, ये फेफड़ों और फसलों को नुकसान पहुंचाती है और हमारे लिए द्वितीय प्रदूषक के रूप में ये जानी जाती है। तो जमीनी स्तर पर जो ओजोन है वो हमारे लिए हानिकारक है, और जो 25 से 35 किलोमीटर के मध्य जो ओजोन है वो हमारे लिए गुड ओजोन के रूप में हमारे अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, और वह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर जो है, इसका एक समझौता हुआ है अमेरिका के और भारत के मध्य। इसका नाम M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर जो है, इनका एक समझौता हुआ है। इसकी जो कैलिबर है वो 155 mm है। ये जो कैलिबर है ये क्या है? 155 mm ओब्लिक 39 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन। ये जो क्या है? ये इसकी गन है। इसकी रेंज कितनी है? 24 किलोमीटर इसकी रेंज है। मानक जो है वहां से लेकर ये कितने किलोमीटर तक यूज हो सकती है? 40 किलोमीटर तक। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 24 से 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 24 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये क्या? सटीक गोला बारूद के लिए जानी जाती है। इसका मात्र जो वजन है वो 4.2 टन है। ये किससे निर्मित है? टाइटेनियम मिश्र धातु से। टाइटेनियम मिश्र धातु से ये निर्मित है। और इसकी तैनाती कहाँ की जाएगी? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां इन्हें आसानी से एयरलिफ्ट करके, किससे? चिनूक हेलीकॉप्टर से। इन्हें एयरलिफ्ट किससे किया जा सकता है? चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर से इनको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। ये जो पैकेज है अमेरिका के द्वारा, हमारा जो समझौते का बिंदु है उसमें क्या है? 230 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इसमें रखरखाव का पैकेज शामिल है। विदेशी सैन्य बिक्री एफएमएस मार्ग के माध्यम से ये हुई है। बीएई सिस्टम जो है, इसमें हमारे जो सहयोगी है भारत की कंपनी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ भारतीय असेंबली साझीदार है। तो ये जो अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर है, ये इसमें जो हमें बीएई सिस्टम्स में मदद मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ ये भागीदारी के साथ काम इसमें होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी या अगली प्रौद्योगिकी का जो तकनीकी युद्ध है वो क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग और जो हमारा क्वांटम संचार टेक्नोलॉजीज है उस पर हम यहाँ बात करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी है ना, सुपरपोजिशन और उलझाव में क्या क्या है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्यूबिट का उपयोग शास्त्रीय सुपर कंप्यूटर से भी तेज किया जाता है। तो जो जनरल कंप्यूटिंग है उस जनरल कंप्यूटिंग में हम 0 और 1 के डाटाबेस पर काम करते हैं जनरल कंप्यूटिंग में, है ना, जो सामान्य होती है। जबकि क्वांटम में क्या होती है? क्वांटम में 0 और 1 का उपयोग नहीं होता है। 0 और 1 का उपयोग नहीं होता, जबकि सामान्य में 0 और 1 में डाटा मैनिपुलेशन का काम होता है। तो ये उससे भी सुपर फास्ट है। क्वांटम सिमुलेशन क्या करता है? दवा की खोज और सामग्री निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वांटम संचार के माध्यम से हैक प्रूफ सुरक्षित डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। हैकिंग इसमें बहुत ही मुश्किल है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से भविष्य के क्वांटम हमलों से बैंकिंग और सैन्य डेटा की हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है सुपर कंप्यूटर से भी तेज टेक्नोलॉजी है, जिससे हमें बैंकिंग डेटा सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, सैन्य डेटा सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ हैक प्रूफ जो है इसका डेटा ट्रांसफर है। दवा की खोज में क्वांटम सिमुलेशन बहुत मदद करता है। नेविगेशन और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ये अति सटीक उपकरण निर्माण में मदद करता है। और इसके लिए यूएसए में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा इसको मजबूत करने के लिए 2 कार्यकारी आदेश अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। और भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM
2023 से 2031 तक 6003 करोड़ रुपए का इसमें बजट आवंटन किया गया है। 6003 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? डीएसटी इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। जीवन रक्षक के संदर्भ में बात करें तो अभी जो पोर्टल है उस पर भारत में 5 लाख अंगदान प्रतिज्ञाएं रजिस्टर्ड हो चुकी है। 5 लाख अंगदान 2013 में ये 5000 से कम थी, जो आज 2025 में 20,000 प्रत्यारोपण तक पहुंच गई थी। ये बहुत अधिक ग्रोथ हुई थी। ये राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, राष्ट्रीय अंग व उत्तक प्रत्यारोपण संगठन जिसका गठन कब हुआ था? 2014 में। ये किस अधिनियम से विनियमित है? थोटा अधिनियम 1994 के अंतर्गत ये जो अंगदान जो प्रबंधन है नोटो, ये इसके अंतर्गत विनियमित है। जीवित व्यक्ति का अगर कोई दान करता है अंगदान, तो जीवित व्यक्ति के कौन-कौन से अंग दान में होते हैं? एक गुर्दा एक हो सकता है और जिगर का कुछ हिस्सा, लीवर का जो कुछ हिस्सा है वो दान दिया जा सकता है। तो जीवित दान में 2 होते हैं, एक तो गुर्दा, 2 गुर्दे होते हैं, 2 किडनी में से 1 किडनी हम दान दे सकते हैं, दूसरा हम एक लीवर का छोटा-सा हिस्सा हम दान कर सकते हैं। अगर मृतक व्यक्ति के दान की बात करें तो ब्रेन स्टेम मृत्यु या हृदय मृत्यु के बाद में एक दाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। कितने लोगों की जान बचा सकता है? 8 लोगों की जान बचा सकता है। और कौन-कौन से अंग उसके जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं? हृदय उसका यूज़ हो सकता है, फेफड़े यूज़ हो सकते हैं, अग्नाशय यूज़ हो सकता है, कार्निया आँखों की जो कार्निया वो यूज़ हो सकते हैं, हृदय वाल्व यूज़ हो सकते हैं, हड्डियाँ यूज़ हो सकती है ना? तुरंत उसकी जो हल्की स्किन की जो कुछ टिश्यूज़ हैं वो हम इसमें काम में ले सकते हैं। मुख्य रूप से ये जो है ये जीवन रक्षक के रूप में अभी जो प्रतिक्रिया है भारत में वो पंजीयन पोर्टल पर 5 लाख पंजीयन हो चुके हैं। अगर हम सीबीएसई एग्ज़ाम्स की बात करें तो खाड़ी देशों में जो अभी युद्ध की स्थिति थी और ईरान और अमेरिका राजनीतिक संघर्ष के कारण 10वीं की और 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं, वो स्थगित कर दी गई थी और उन स्थगित करने के कारण उन छात्रों का मूल्यांकन करने का जो पैटर्न जारी किया गया था, वो ये किया गया था कि 10वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा है, उसका इनको क्या दिया जाएगा 40% वेटेज दिया जाएगा थ्योरी अंक का और 12वीं कक्षा की जो पिछली परीक्षा है, उसकी जो थ्योरी अंक है उसका 60% वेटेज देकर उनका अंतिम मूल्यांकन स्कोर बनाया जाएगा। अर्थात 10वीं की बोर्ड परीक्षा के जो अंक आए थे, उनका 40% और 12वीं की जो पिछली परीक्षा थी उसका 60% और इन दोनों का वेटेज बनाकर उनका अंतिम परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। और जो 7 देश प्रभावित हैं वो हैं बहरीन और ईरान, कुवैत और ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। और असंतुष्ट छात्र जो हैं वो अगली नियमित बोर्ड परीक्षा में भाग ले सकता है। तो ये जो सीबीएसई की नई मूल्यांकन नीति है खाड़ी देशों के लिए, ये अभी हाल ही में 21 जून 2026 को जारी की गई। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 जो है वो आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। अब इसमें जो 4 पुरस्कार दिए गए थे वो किन-किन को दिए थे? स्वर्ण शंख पुरस्कार जो है 10 लाख की राशि वाला, वो जो विजेता है वो सिल्वर है, पोलिस वृत्तचित्र है, इसके निदेशक है नतालिया कोर्नियाज, सिल्वर को ये पुरस्कार दिया गया था। रजत शंख जो है सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्तचित्र का जो दिया गया था वो वाई को दिया गया था, वाई को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु कथा का जो पुरस्कार है वो दिया गया था स्मॉल क्लाउड्स को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन जो है, सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन है, वो दिया गया था अमलगम टेम्पल स्ट्रीट, अमलगम टेम्पल स्ट्रीट। तो ये 4 पुरस्कार दिए गए थे। स्वर्ण शंख सिल्वर को दिया गया था, ये क्या है? पोलिस वृत्तचित्र है, नतालिया कोर्नियाज को ये दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्तचित्र वाई को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु कथा जो है वो स्मॉल क्लाउड को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन जो है वो अमलगम टेम्पल स्ट्रीट को दिया गया। भौगोलिक संकेतक की बात करें तो जो मांडू
धार जिले में जो मांडू है उसकी जो खुरासानी इमली है, उसे खुरासानी इमली को जी क्या दिया गया था? भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया था। ये जो मांडू है ये ऐतिहासिक सिटी ऑफ जॉय है। इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। स्थानीय नाम क्या है इसका? खुरासानी इमली। ये पेड़ किस होती है? बाओबाब पेड़ पर ये होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एडनोसोनिया डिजिटेटा। एडनोसोनिया डिजिटेटा वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? एडनोसोनिया डिजिटेटा। और इसका जो मूल ओरिजिन है वो कहाँ है? अफ्रीका और मेडागास्कर में ये बाओबाब पेड़ प्रमुखता से मिलता है। मूल इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है? अफ्रीका और मेडागास्कर। और इसे भारत में कौन लाया था? अरब और अफगान व्यापारी जो है वो भारत में लेकर आए थे। अरब और अफगान व्यापारी जो है वो भारत में लेकर आए थे। अब इस पेड़ की विशेषता क्या है? पेड़ का आकार क्या है? बोतल जैसा है। पेड़ का आकार कैसा है? बोतल जैसा है। इसका जीवन काल कितना है? 2000 वर्ष का इसका पेड़ का जीवन काल है। और ट्रंक में हजारों लीटर पानी स्टोर करने की इसकी क्षमता है। इसका जो ट्रंक है इसमें हजारों लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। इसका जो आकार है वो किस तरह का है? बोतल जैसा है। इसका जो उपयोग है ये किससे भरपूर है? विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है। तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का जो है ये जो खुरासानी इमली है ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और अद्वितीय स्वाद और औषधीय गुण इसकी मुख्य विशेषता है। भील जनजाति द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। किस जनजाति द्वारा इसे संरक्षित किया गया है? भील जनजाति द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। भील जनजाति द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल की। तो खेल में जो स्थान है जर्मनी में सुहल। जर्मनी में सुहल वहां क्या हुआ था? आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था सुहल में। और इसके आयोजक कौन थे? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। आयोजक कौन थे? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ थे। भारत का इसमें प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो भारत ने 4 और पदक इसमें ऐड किए थे। जूनियर शूटिंग में खेलों में वैश्विक दबदबा कायम रखा और राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन इसमें जारी रखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा देश 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइलिंग राष्ट्र बना? तो भारत है। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने स्वर्ण संघ पुरस्कार जीता? तो सिल्वर है। वो कहाँ की है? पोलैंड की है। तो ये जो हम केवल जो रिवीजन कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीर्ष जहाज रिसाइलिंग राष्ट्र भारत बना है। किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में? कौन सा? 19वां फिल्म महोत्सव। कौन सी फिल्म ने स्वर्ण संघ पुरस्कार जीता? सिल्वर। कहाँ की है? पोलैंड की है। किस देश ने ब्रिक्स की जो एनएसए बैठक थी उसकी मेजबानी की? भारत ने की। खुरासानी इमली को किस राज्य में जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश में, मांडू। अमेरिका से 230 मिलियन अमेरिकन डॉलर स्टेटमेंट पैकेज किस तोप के लिए मिला है? किस तोप के लिए मिला है? तो ये कौन सी तोप है? M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर। जो क्या करती है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लद्दाख और अरुणाचल के जो ऊंचे क्षेत्र हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर से हम इसे वहां शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 230 अमेरिकन डॉलर मिलियन स्टेटमेंट 230 मिलियन अमेरिकन डॉलर स्टेटमेंट पैकेज मिला है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो 24 जून जो है वो इंटरनेशनल वुमेन इन डिप्लोमेसी डे। इंटरनेशनल वुमेन इन डिप्लोमेसी डे। कूटनीति में महिलाओं के योगदान का सम्मान। कूटनीति में महिलाओं के योगदान का सम्मान के लिए जाना जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डे की बात करते हैं तो 24 जून जो है किस लिए जाना जाता है? इंटरनेशनल वुमेन इन डिप्लोमेसी डे। कूटनीति में महिलाओं के योगदान का सम्मान उसे जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। हम आगे बात करते हैं मैप ऑफ इंडिया। देखिए मैप ऑफ इंडिया के तहत हम बात कर रहे हैं कि तिरोड़ा ताप विद्युत गृह आज हम किसे पढ़ेंगे? तिरोड़ा ताप विद्युत गृह। तिरोड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका कौन सा जिला है? गोंदिया जिले में है। स्थान कौन सा है? तिरोड़ा है। किस नदी के निकट है? वैनगंगा नदी के निकट है। ये किस अक्षांश पर है? 21 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। किस देशांतर पर है? 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। 88 मतलब 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 270 मीटर ऊंचा है। 270 मीटर ऊंचा है। इसका निकटतम शहर कौन सा है? नागपुर है। कितने किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है इसका? तिरोड़ा गोदिया। निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तिरोड़ा गोदिया।
निकटतम रेलवे स्टेशन की जब हम बात करेंगे तो कौन सा है? तिरोडा गोंदिया। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 2100 मेगावाट। 1050 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ काम कर रही है, तो कुल क्षमता इसकी 2100 मेगावाट। ईंधन कौन सा है? कोयला है। संचालन कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम इकाई 1991 में प्रारंभ हो गई थी। द्वितीय इकाई 1992 में प्रारंभ हो गई थी। इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास है? महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के पास है। तो ये जो तिरोडा ताप विद्युत संयंत्र है वो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में तिरोडा नामक स्थान पर वेनगंगा नदी के निकट स्थित है। इसकी स्थिति की हमने बात कर ली। इसका महत्व क्या है? ये महाराष्ट्र का प्रमुख ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है। राज्य की विद्युत आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य के औद्योगिक घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का एक कार्य करता है और स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मदद देता है। ये किस मार्ग से जुड़ा हुआ है? नागपुर भंडारा कोराडी मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसकी जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नागपुर भंडारा कोराडी मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 353C के निकट है। निकटतम हवाई अड्डा इसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर है, जो कितने किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। ये परियोजना वेनगंगा नदी के जल का उपयोग शीतलन के लिए करती है, अर्थात इस परियोजना में जल की आपूर्ति वेनगंगा नदी के द्वारा की जाती है। यह है बिजली, जो बिजली तैयार करता है वो पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जाती है। ये पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण पालन करता है और महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट हम इसका बात करते हैं कुछ जल संधियों की। तो देखिए पश्चिम की जो पहाड़ी भाग है वहाँ की जो जल संधि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से हम उसको कह रहे हैं, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल को अलग करती है। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी के मध्य है। हिमालय जल संधि की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। ये सिंधु नदी प्रणाली और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बीच में जल विभाजक का काम करती है। हिमालय जल संधि जो है वो सिंधु नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र के जल को अलग करती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है। प्रायद्वीपीय जल संधि की बात करें तो एक मध्य में जो है ये नर्मदा नदी और तापी नदी के दक्षिण की नदियों को पूर्व और पश्चिम की ओर विभाजित करने का कार्य करती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की जल संधि है, डिवाइडर का के रूप में काम करती है। ये इसका जो विस्तार है वो सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियों से होता हुआ पूर्वी घाट तक है। सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियों से होता हुआ पूर्वी घाट की ओर है। शिवालिक जल संधि है, ये शिवालिक पहाड़ियों में है। ये गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के उपतंत्रों को विभाजित करने का काम करती है तथा उत्तर में भारत हिमालय की तलहटी उत्तर भारत में ये पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आज जो हमने मैप ऑफ द डे के तहत एक तिरोडा ताप विद्युत संयंत्र की बात करी और कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे जल विभाजक हैं जिनसे जल दो विपरीत भागों में डिवाइड होकर एक अलग अलग नदी तंत्र का निर्माण करता है, उसको हमने यहाँ जानने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज मैप ऑफ द वर्ल्ड की। तो मैप ऑफ द वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे विक्टोरिया फॉल की। विक्टोरिया फॉल मोसी और टूना इसका वहाँ का स्थानीय नाम है। द स्मोक दैट थंडर्स भी से कहा जाता है। यहाँ लोकल जो डायलॉग है उसमें इसको कहा जाता है मोसी और टाना, मोसी और टाना, जबकि इसका जो नाम है विक्टोरिया फॉल के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर है? ये जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है अफ्रीका में। ये अगर हम अक्षांश देशांतर की बात करें तो 17 डिग्री 55 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 25 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 मीटर है। ऊंचाई 108 मीटर है। चौड़ाई कितनी इसकी? 1708 मीटर है। ये किस प्रकार का है? घोड़े के नाल का आकार का जलप्रपात है। किस प्रकार का है? घोड़े के नाल के आकार का जलप्रपात है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के गिरने से हुआ है। स्थानीय नाम जो है इसका मोसी और टूना है। खोज किसने करी? यूरोपियन के द्वारा इसकी खोज की गई। डेविड लिविंगस्टोन द्वारा 1855 में इसकी खोज की गई। यूनेस्को विश्व धरोहर में ये 1989 में शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे 1989 में सम्मिलित किया गया। और यहाँ जाने का जो सर्वोत्तम समय है वो कब है? फरवरी से मई के बीच में। यहाँ उस समय जल पर्याप्त मात्रा में रहता है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा के बीच करीबा बांध से लगभग ये कहाँ है? 35 किलोमीटर उत्तर की ओर है। करीबा जो बांध है उससे 35 किलोमीटर
उत्तर की ओर है। घोड़े की नाल की आकार का है और जल जब गिरता है तो धुएं जैसा प्रतीत होने के कारण इसे स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्य में से एक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के लोगों के लिए पर्यटन और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। जल विद्युत उत्पादन के लिए करीबा बांध को जल की जो सप्लाई होती है वो करीबा बांध है, उस करीबा बांध से जल विद्युत उत्पादन भी जाम्बेजी नदी द्वारा होता है। समुद्र जैव विविधता के साथ अनूठी पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण का एक कार्य करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जैसे हमने बात कर ली कि इसकी खोज यूरोपियन के द्वारा की गई थी। डेविड लिविंगस्टोन द्वारा 1855 में इसे खोजा गया था, है ना? और मुख्य रूप से यहाँ की जो पर्यटन गतिविधियाँ हैं, उसमें व्हाइट वाटर राफ्टिंग है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग यहाँ की जाती है, बंजी जंपिंग यहाँ की जाती है, हेलीकॉप्टर राइड यहाँ किया जाता है, वन्यजीव अवलोकन यहाँ किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व के जो कुछ महत्वपूर्ण और जलप्रपात हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। नियाग्रा जलप्रपात, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, नियाग्रा नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 51 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 1206 मीटर है। ये 3 भागों में बटा हुआ है, हार्सू, अमेरिकन और ब्राइडल वेल में ये विभाजित है। इगुआसू जलप्रपात जो है वो अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर है। इगासू जलप्रपात अर्जेंटीना और ब्राजील सीमा पर है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 82 मीटर है। चौड़ाई 2700 मीटर है। ये दुनिया इसकी जो मुख्य विशेषता है, दुनिया के सबसे चौड़े प्रपातों में से एक है। ये कई धाराओं में विभाजित भी है। एंजल जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ है? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है और ऊंचाई के कारण ये अद्वितीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक ऊंचा एंजल जलप्रपात। अगला जलप्रपात हम बात करते हैं योसेमाइट जलप्रपात। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में। योसेमाइट नेशनल पार्क के अंतर्गत है, तो ये आता है कैलिफोर्निया में। योसेमाइट जलप्रपात ये उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। योसेमाइट जलप्रपात उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला अगर जलप्रपात की बात करते हैं हम तो गुलकांडा गुलकांडा जलप्रपात ये आंध्र प्रदेश में है। भारत के नागावली नदी पर ये स्थित है। गुलकांडा जलप्रपात आंध्र प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ये भारत के सुंदर प्रपातों में से एक है, प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट है। तो हम देखिए विक्टोरिया जो है जाम्बेजी नदी पर, ये कितना मीटर है? 108 मीटर है। विक्टोरिया 108 मीटर ऊंचा है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। नियाग्रा 51 मीटर ऊंचा है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। इगुआसू 82 मीटर ऊंचा है, अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर है। एंजेल केआरराओ नदी पर है, 979 मीटर सबसे ऊंचा है, वेनेजुएला में है। योसोमाइट जो है एसोमाइट जो है वो मेरोसोट नदी पर है, 739 मीटर है, अमेरिका में है। ये हमने मैप ऑफ द वर्ल्ड के तहत कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस की यहाँ चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ द डे। आज का जो दिन है वो इंटरनेशनल वुमन इन डिप्लोमेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमन इन डिप्लोमेसी डे के रूप में मनाया जाता है, 24 जून को मनाया जाता है। ये दिन डिप्लोमेसी में महिलाओं के अहम योगदान को सम्मान करने और सभी स्तरों पर फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अर्थात कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए तथा कूटनीति में महिलाओं के द्वारा लिए गए निर्णयों को उन महिलाओं को अहम सम्मान देने के लिए इंटरनेशनल वुमेन इन डिप्लोमेसी डे 24 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 जून जो है वह पूर्व में उसका अगर ऐतिहासिक हम देखें कि 24 जून को ऐसी कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई, तो हम उन घटनाओं का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। 24 जून 1949 को पहला टेलीविज़न वेस्टर्न शो हाफलॉन्ग कैसिडी जिसमें विलियम बॉयड ने मुख्य भूमिका निभाई थी, एनबीसी पर प्रसारित हुआ था। दूसरा 24 जून 1950 को रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में ग्रुप एरियाज एक्ट पास हुआ था, दक्षिण जो कि रंगभेद से संबंधित था। इससे आधिकारिक तौर पर नस्लों को अलग-अलग कर दिया था। तो रंगभेद का ग्रुप एरियाज एक्ट इसमें 24 जून 1950 को लागू हुआ था। 1954 में 24 जून 1954 को पहला इंडो चाइना युद्ध जो है मैंग यांग दर्रे की लड़ाई के रूप में हुआ था।
वियत मिन्ह की 803वीं रेजिडेंट के सैनिकों ने एन-खे में फ्रांस की GM-100 टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था। 1957 में रोथ बनाम यूनाइटेड स्टेट मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता को फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत सुरक्षा नहीं मिलती है, ये निर्णय दिया था 1957 में। 1960 में 24 जून 1960 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति रोमुलो बेटानकोर्ट की हत्या की एक कोशिश की गई थी। 1963 में यूनाइटेड किंगडम ने जंजीबार को आंतरिक स्वशासन का अधिकार दिया था। यूनाइटेड किंगडम को जंजीबार को आंतरिक अर्थात यूनाइटेड किंगडम ने जंजीबार को आंतरिक स्वशासन का अधिकार दिया गया था। कब दिया था? 24 जून 1963 को। और 24 जून 1973 को अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑर्लियंस में फ्रेंच क्वार्टर के 141 चार्टेड स्ट्रीट पर स्थित 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर एक गे बार समलैंगिकों के लिए गे बार अपस्टेट लॉज की आगजनी हुई थी, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये इस 24 जून 2026 का जो दिन है वो किस लिए मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन इन डिप्लोमेसी डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही जो इससे जुड़ी हुई अच्छी और बुरी यादें हैं, उनको भी हमने आज इसमें एक गो थ्रू किया है। अब हम बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे। तो प्रवीण कुमार जो है वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर कार्यरत हैं। ये 1993 बैच के पश्चिमी बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इन्हें 30 नवंबर 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया था और 15 जनवरी 2026 को इन्हें पूर्णकालिक महानिदेशक नियुक्त कर दिया था। बीएसएफ प्रमुख बनने से पहले वह भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। आधिकारिक आदेश के अनुसार इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 30 सितंबर 2030 तक ये किसके रहेंगे? भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पद पर कार्य करेंगे। 32 वर्ष से अधिक इनका जो लंबा प्रशासनिक अनुभव है उसका लाभ यहाँ मिलेगा। पश्चिम बंगाल पुलिस में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों की इन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। खुफिया व सुरक्षा मामलों में इन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है तथा इन्हें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान और आंतरिक सुरक्षा का विशेषज्ञ माना जाता है। इनके नेतृत्व में सीमा निगरानी, ड्रोन रोधी प्रणाली, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ये जो महानिदेशक के रूप में अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन का जो कार्य है वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। नेक्स्ट हम वापस आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हें यहाँ देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ की मंजूरी दी। हरियाणा राज्य के लिए सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? यूनाइटेड किंगडम में किया गया। किस देश ने 22-23 जून 2026 को आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी की, जिसमें गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? भारत है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की विकास नीति वित्त पोषण पहल के तहत भारत के लिए 1.5 अरब डॉलर वित्त पोषण की मंजूरी दी है? किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने दी है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को 2-0 से हराकर FIH महिला नेशनल कप 2026 जीता है? न्यूजीलैंड को हराया है। हाल ही में एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने। खुरासानी इमली किस राज्य से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया था? कोलकाता में। हाल ही में किसे 3 साल के और कार्यकाल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। एडीबी के प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है? तो वह देश है भारत। अब हम कुछ ट्रेडिशनल फैक्ट जो है स्टैटिक जीके उनकी बात करते हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके में बंगाल के नवाब कौन कौन रहे हैं उनकी हम यहाँ बात करते हैं। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक बंगाल के नवाब रहे थे। ये बंगाल के पहले वास्तविक स्वतंत्र नवाब थे। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित इन्होंने की थी और इजारा प्रणाली, जारेदारी प्रथा जो है इजारा प्रणाली, इसको इन्होंने प्रारंभ किया था। सुजाउद्दीन
उसके बाद 1727 से 1739 तक रहे थे। ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। शासनकाल में बंगाल समृद्ध और स्थिर रहा था। सरफराज खां 1739 से 1740 के मध्य सुजाउद्दीन के पुत्र थे। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था और 1740 में अलीवर्दी खान ने इन्हें पराजित कर दिया था। उसके बाद 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब रहे थे। मजबूत और सक्षम शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। मराठों के लगातार हमलों का इन्होंने सामना किया। प्रशासनिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सुधार इन्होंने किए थे। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक अलीवर्दी खां के न्याती थे। कलकत्ता पर कब्जा ब्लैक होल ट्रेजेडी से जोड़ा जाता है इन्हें। प्लासी का युद्ध 1757 जिसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई थी, तो सिराजुद्दौला के समय प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। मीर जाफर 1757 से 1760 तक रहे थे। प्लासी में इन्होंने मीर जाफर ने अंग्रेजों का समर्थन किया और ये अंग्रेजों के द्वारा कठपुतली नवाब के रूप में इन्होंने काम किया। 1760 से 1763 के मध्य मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने नवाब का कार्य संभाला। ब्रिटिश से टकराव होने के बाद व्यापारिक छूट इन्होंने समाप्त कर दी थी ब्रिटिश से। फिर उसका परिणाम ये हुआ कि बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। मीर जाफर दूसरी बार 1763 से 1765 तक अंग्रेजों ने इन्होंने फिर क्या कर दिया, नवाब बना दिया था। और इनके इस कार्यकाल में बंगाल के शासनकाल में अंग्रेजों ने पूरी रूप से बंगाल पर मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसके बाद 1765 से 1766 के मध्य निजाम उद दौला जो कि मीर जाफर के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, मीर जाफर के पुत्र थे, उन्हें बंगाल का नवाब बनाया गया था और 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिए गए थे इलाहाबाद संधि के माध्यम से। इलाहाबाद संधि के माध्यम से 1765 में दीवानी अधिकार किसको दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे। उसके बाद 1766 से 1770 तक सैफुद्दौला जो है वो अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहा था। कोई वास्तविक शक्ति इसके पास नहीं थी। बंगाल में भीषण अकाल इन्हीं के कार्यकाल में 1770 में पड़ा था। मुबारक उसके बाद 1770 से 1775 का जो समय है उसमें अंतिम नाम मात्र का नवाब मुबारक उद दौला रहा था। ये अंतिम नाम मात्र का नवाब था। प्रशासन पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। तो 1775 के बाद बंगाल का जो पूरा का पूरा शासन तंत्र है वो किसके अधिकार में आ गया था, ब्रिटिश शासन के अधिकार में आ गया था। नेक्स्ट हम राजस्थान के प्रमुख जिलों की चर्चा भी यहाँ करते हैं साथ में। तो पहला जिला हम ले रहे हैं यहाँ धौलपुर। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। 1949 में ये राजस्थान संघ में विलय हुआ था। प्राचीन काल में एक क्षेत्र मत्स्य महाजनपद का हिस्सा माना जाता है। ये जिला अपने ऐतिहासिक महत्व और लाल बलुआ पत्थर के कारण जाना जाता है। यहाँ चंबल घाटी जो है वो घड़ियाल और मगर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तालाबशाही जो है वो मुगलकालीन विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। धौलपुरी लाल पत्थर जो है निर्माण सामग्री के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले सहित अन्य ऐतिहासिक भवनों में धौलपुर के पत्थर का उपयोग हुआ है। ये जिला पर्यटन, खनिज और ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण के लिए जाना जाता है। दूसरे हम जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी सीमावर्ती जिला है। इसे सुनहरा नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भाटी राजा जैसल ने 1156 में की थी। ये थार मरुस्थल में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ ये महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है। यहाँ सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। सम के रेत के टीले पर्यावरणीय और मरुस्थलीय पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसलमेर का जो किला है, सोनार किला, वो पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है और विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। पोखरण जो है परमाणु परीक्षण का एक प्रमुख स्थल है। तनोट माता मंदिर भारत पाक सीमा के निकट एक स्थित प्रमुख मंदिर जैसलमेर जिले में है। अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। ये राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। इसकी स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में की थी। गंग नहर प्रणाली इस जिले की कृषि और सिंचाई की आधारशिला रखती है। सर्वाधिक सिंचित कृषि के कारण यह जिला राजस्थान का सर्वाधिक कृषि की दृष्टि से विकसित जिला है। यहाँ मुख्य फसलें गेहूं, कपास और गन्ना है। गढ़साना, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर यहाँ के प्रमुख कस्बे हैं। जो गंगानगर के कस्बों की हम बात कर रहे हैं। इस जिले की मुख्य जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और पंजाब हरियाणा का प्रभाव इस जिले पर पूरी तरह से
देखा जाता है और भारत पाक सीमा के पास स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण जिला है। भरतपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक जिला है। भरतपुर जाट राज्य की राजधानी रहा था। महाराजा सूरजमल भरतपुर के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहे थे और भरतपुर का इतिहास जाट शक्ति और राजनीतिक संगठन के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थलों की अगर बात करें, पर्यटन स्थलों की, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। लोहागढ़ किला अपनी अभेद सुरक्षा के लिए जाना जाता है। गोपाल भवन भरतपुर की प्रमुख इमारतों में से एक है। दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ साइबेरिया सहित अन्य देशों से आने वाले जो प्रवासी पक्षी है वो भरतपुर में प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे महत्वपूर्ण जिलों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की भी हमने एक स्टैटिक जीके के रूप में इस कक्षा में भी चर्चा की है। तो मुख्य रूप से ये जो हमारी आज की कक्षा है ये यहीं हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट और इस तरह का जो पैटर्न समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, मैसेज करें, जिससे कि इस निरंतर रूप से आपको प्रतिदिन इस तरह की कक्षा हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारा जो अतुल्यम अकेडमी ऐप है, उस पर भी ये कक्षाएँ हम 27 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का हमारा पूरा एक पैकेज है, जो प्रति माह इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है उसे 99 रुपये उसे पे करने हैं। पूरे वर्ष भर का जो पैकेज लेना चाहेगा तो उसे 1199 रुपये पे करने हैं। और 6 माह का जो पैकेज अगर कोई लेना चाहता है तो वो 599 रुपये उसका प्राइस हमने रखा है। तो इसमें हम मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन के 10 एमसीक्यूज़ प्रश्न और उनका सॉल्यूशन देंगे। गणित के 10 प्रश्न उनका सॉल्यूशन देंगे। रीजनिंग के 10 प्रश्न उनका सॉल्यूशन देंगे। प्रतिदिन करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल अवेलेबल कराई जाएगी। प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास आपको अवेलेबल कराई जाएगी और 2 वीडियो क्लास आपको मिलेगी। प्रतिदिन करंट अफेयर्स की जो 2 क्लास होगी वो एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी और एक जो आपको क्लास मिलेगी वो थ्योरेटिकल पैटर्न पर मिलेगी। तो 2 कक्षाएँ हम आपको यहाँ इस पूरे पैकेज में उपलब्ध कराएँगे। साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर्स का जो है वो पूरा पैकेज हम आपको इसमें साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करके देंगे। तो राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो भी हम 27 तारीख से आपको शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।